मैंने अपने चैनल पे हर तरह के फोन्स का कैमरा रिव्यू किया है, एंड्रॉइड, आईफोन, बजट फोन, फ्लैगशिप फोन, सब। और इतने सारे फोन्स का कैमरा यूज करके मुझे समझ आया कि स्मार्टफोन ब्रांड्स के ना कैमरा में आजकल एक झोल चल रहा है। ब्रांड्स को पता है कि इंडिया में लोगों के पास फोन लेते हुए बजट का इशू होता है। ज्यादातर लोग नए फोन पे 30 से 35 हजार से ऊपर ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन इसी प्राइस में उनको कैमरा क्वालिटी भी एकदम DSLR लेवल की चाहिए होती है। इसीलिए हर मिड रेंज फोन को ब्रांड्स ऐसे मार्केट करते हैं जैसे ये बेस्ट कैमरा फोन। Best photo and video quality yet. Our flagship sensor, we will take clarity to the next level. So that's the largest sensor in a smartphone. It's the most advanced camera ever. नॉर्मल लोग इस मार्केटिंग में फंस जाते हैं और एक गलत फोन बाय कर लेते हैं। फिर जैसे ही फोन उनके हाथ में आता है, उसका कैमरा ओपन करते हैं तो पता लगता है ये तो टट्टी है। इसीलिए अगर आपको अपने लिए एक बेस्ट कैमरा फोन लेना है, स्पेशली मिड रेंज कैटेगरी में, तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नया फोन लेते हुए अगर आपको स्पेशली कैमरा के लिए फोन लेना है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, एक बात तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि बजट या मिड रेंज फोन में ना सब कुछ मतलब परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं तो मतलब कॉम्प्रोमाइज होता है। अगर आप सोचो कि डिजाइन भी अच्छा हो, स्क्रीन भी अच्छी हो, ब्रांड वैल्यू भी हो, गेमिंग भी अच्छे से हो जाए और कैमरा भी अच्छा हो, तो भूल जाओ। ऐसा कॉम्पोनेंट सिर्फ आपको फ्लैगशिप फोन में मिलता है, उसके लिए आपको 1-1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। बजट फोन्स में ना अच्छे कैमरा के लिए कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना ही पड़ता है, बट वो कॉम्प्रोमाइज आपको स्मार्टली कैसे करना है यही बताऊंगा। अब देखो, आपका जो भी बजट है, मान लो आप 20,000 या 25,000 या 30,000 का फोन लेने वाला, जो भी आपका प्राइस सेगमेंट है, उस सेगमेंट के बाकी सारे फोन के कैमरास को हार्डवेयर लेवल पर हमें कंपेयर करना है। देखो, 20,000 से ऊपर आइडियली हर फोन के अंदर आजकल सोनी का सेंसर तो मिलता ही है। कुछ बजट फोन्स में आपको सोनी के अलावा सैमसंग के सेंसर्स मिलते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी हर केस में सोनी का सेंसर ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सोनी ने हमें पैसे। देखो, सोनी के सेंसर्स बाकी सारे कैमरा सेंसर्स में थोड़े से पीक माने जाते हैं। इनकी लो लाइट सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है एंड डायनामिक रेंज भी काफी अच्छी होती है बाकी कैमरास के मुकाबले, क्योंकि सोनी एक ब्रांड है जो काफी टाइम से बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा है कैमरास के ऊपर। उनके डेडिकेटेड कैमरास भी है, मतलब नेटफ्लिक्स में जो मूवीज आती है वो भी सोनी के कैमरा से रिकॉर्ड होती है, तो उनके पास मतलब कैमरास बनाने की काफी एक्सपर्टीज है। जबकि सैमसंग में स्पेशली कैमरास नहीं बनाता, वो बहुत सारी चीजें बनाता है, इसलिए डेडिकेटेड कैमरा के ऊपर उनका उतना फोकस नहीं होता। नेक्स्ट चीज जहां पे मैक्सिमम लोग फोन लेते टाइम मैनिपुलेट हो जाते हैं वो है मेगापिक्सल। मतलब 50 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, ये लिटरली एक मार्केटिंग गिमिक है। एक्चुअल चीज जो मैटर करती है वो है सेंसर का साइज, एंड ये चीज ब्रांड्स आपको नहीं बताते। देखो, जो भी हमारे प्रोफेशनल कैमरा होते हैं वो मैक्सिमम 12 मेगापिक्सल या फिर 24 मेगापिक्सल के होते हैं, लेकिन फिर भी क्वालिटी फोन से बहुत ज्यादा अच्छी आती है। कैमरास को ऑब्वियसली बड़े सेंसर का फायदा मिलता है, इसलिए लाइट ज्यादा एंटर होती है, और फोन के अंदर ना सेंसर बहुत ही छोटा होता है, इसलिए आप मेगापिक्सल चाहे जितना मर्जी बढ़ा लो, लेकिन सेंसर साइज जब तक छोटा रहेगा आपकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। तो मतलब मेनली फोन लेते टाइम हमारा फोकस रहेगा कि मेगापिक्सल चाहे कम भी हो, लेकिन हमारे फोन का सेंसर साइज ज्यादा बड़ा हो। देखो, फोन के केस में सेंसर साइज को ऐसे मेजर किया जाता है। अब डिवीजन ऐसे काम करता है कि नीचे वाला नंबर आपका जितना बड़ा होगा उतना ही आपका सेंसर साइज छोटा होता जाएगा। जैसे अगर किसी फोन का सेंसर 1/1.3 है एंड दूसरे फोन का 1/1.9 है, तो ऑब्वियसली 1.3 वाला ज्यादा बड़ा सेंसर है। अभी तक फोन के कैमरास में सबसे बड़ा सेंसर जो है वो है 1 इंच का, जो कि वीवो के X200 या फिर X100 में मिलता था। बाकी फोन्स में इस सेंसर को ना बहुत ही छोटा करते हैं, इसलिए इसको डिवाइड करते हैं 1/1.2 या फिर 1/1.3। अब देखो, बेसिक रूल तो ये कि जिस फोन में 1 इंच का सेंसर उसका कैमरा ऑब्वियसली ज्यादा बेहतर होगा, बट उसके लिए आपको पैसे थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे। मतलब फ्लैगशिप फोन्स में आपको मिलता है 1 इंच का सेंसर, बट जितना बजट फोन्स पे आता रहेगा आपका सेंसर साइज उतना छोटा होता रहेगा। बट फिर भी आपको ट्राई करना है कि अगर आप 30 से 40,000 रुपए किसी फोन पे खर्च कर रहे हो तो उसका सेंसर साइज 1/1.3 से लेकर 1/1.7 के बीच में ही हो। अब मोस्टली ब्रांड की वेबसाइट पे ना आपको कैमरा का मेगापिक्सल दिखेगा, लेकिन सेंसर साइज की डिटेल इतनी ज्यादा नहीं मिलती है। तो ये चीज डिटेल में चेक करने के लिए आप बहुत सारी वेबसाइट पे जा सकते हो, जैसे GSM Arena। अब देखो, इस वेबसाइट पे ना सभी ब्रांड्स की लिस्ट है। तो सपोज मैं Realme 14 Pro का सेंसर साइज वगैरह चेक करना चाहता हूं, तो मैं बस यहाँ पे Realme सर्च करूंगा एंड ये वाला फोन चूज करूंगा। अब देखो, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही है, सेंसर का साइज क्या है, कौन सा सेंसर है, अपर्चर कितना है, फोकल लेंथ क्या है, ये सारी चीजें इसमें बहुत ही डिटेल में आ जाती है। इतनी डिटेल्स ना आपको ब्रांड्स के खुद के पेज पे भी नहीं मिलती और ना ही Amazon या Flipkart पे मिलती है। तो कोई भी फोन लेने से पहले आप एक बार ऐसी वेबसाइट पे चेक कर लिया करो। मान लो आपको 2 अलग अलग ब्रांड्स के फोन पसंद आ गए, उनका सेंसर साइज भी सेम है, उनका मेगापिक्सल भी सेम है। अब नेक्स्ट आपको कंपेयर करना चाहिए उसके अपर्चर पे। बेसिकली अपर्चर का मतलब ये होता है कि आपको जो लेंस है वो सेंसर के अंदर कितनी लाइट जान दे रहा है। मोस्टली स्मार्टफोन्स में ये फिक्स होता है, लेकिन आपको जो नंबर है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। जितना आपका अपर्चर नंबर छोटा होगा उतना आपकी लेंस की ओपनिंग ज्यादा बड़ी होगी एंड लाइट सेंसर के अंदर ज्यादा मिलेगी, और जितनी ज्यादा लाइट सेंसर को मिलेगी उतनी ज्यादा लो लाइट कैपेबिलिटी अच्छी होगी एंड उतना ही ज्यादा डेप्थ इफेक्ट आएगा, मतलब बैकग्राउंड ब्लर भी होगा। तो जो भी आपका फोन है, मेक श्योर आपके जो फोन का मेन सेंसर है, मतलब जो 1x वाला सेंसर होता है, उसका अपर्चर f2 से ज्यादा ना हो। वाइड एंगल कैमरा या फिर टेलीफोटो कैमरा के केस में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, मतलब 2.2 या 2.4 तक भी हो सकता है, लेकिन मेन सेंसर आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट फोन्स में ना आपको बहुत सारे कैमरा मिल जाएंगे। किसी फोन में सिर्फ एक कैमरा मिलता है, किसी में 2 कैमरा, किसी में 3 कैमरा भी मिलते हैं, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ कैमरास का ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी फोटो ज्यादा क्लियर आएगी। ज्यादा कैमरा का ना कैमरा क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फोन में हर लेंस के लिए अलग से एक सेंसर भी लगता है एंड सारी क्वालिटी उस सेंसर पर ही डिपेंड करती है। जैसे कैमरा में सिर्फ एक सेंसर होता है एंड उस पर लेंसेज वगैरह चेंज होते रहते हैं, लेकिन फोन में ऐसा नहीं है। तो मोस्टली ब्रांड आपको जो 1x का सेंसर, मेन सेंसर, उसको अच्छा बनाते हैं, लेकिन बाकी के सेंसर बस साथ में एक्स्ट्रा दे देते हैं। जैसे कुछ फोन में ना 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा अलग से आता है एंड फिर डेप्थ सेंसर भी आता है 2-3 मेगापिक्सल का। ये चीजें ना लिटरली किसी काम की नहीं है, बस नंबर ऑफ कैमरा बढ़ाने के लिए, ताकि आप बोल सको कि ट्रिपल कैमरा है
फोन में। लेकिन मेनली ना फोन में ये 3 कैमरास काम आते हैं। सबसे पहले आपका मेन कैमरा 1x वाइड एंगल, आपको पहले इसकी क्वालिटी चेक करनी कि ये परफेक्ट है या नहीं। सेकंड होता है ये अल्ट्रा वाइड कैमरा जो 1x से भी थोड़ा सा और वाइड कैप्चर करता है, वाइड एंगल फोटो या फिर व्लॉगिंग के लिए ये कैमरा परफेक्ट होता है। एंड तीसरा होता है एक टेलीफोटो कैमरा जो स्पेशली जूम करने के लिए होता है, जैसे 3x या फिर 5x पोर्ट्रेट्स क्लिक करने के लिए। अब मिड रेंज फोन्स में आपको मेन एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा तो मिलेगा, बट टेलीफोटो कैमरा आपको बहुत ही कम फोन्स में देखने को मिलता है। लेकिन फोन लेते हुए आपके लिए ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि एक डेडिकेटेड ऑप्टिकल टेलीफोटो लेंस ना बहुत काम आता है। इससे आप वीडियो में भी ऐसे डिटेल शॉट्स ले सकते हो। इवन पोर्ट्रेट फोटोज के लिए भी एक टेलीफोटो लेंस होना बहुत जरूरी है। अब पोर्ट्रेट्स के लिए एक डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा क्यों होना चाहिए? जैसे नॉर्मली हम कोई भी चीज देखते हैं अपनी आंखों से तो उसकी फोकल लेंथ ऑलमोस्ट 50 mm तक होती है, एंड पोर्ट्रेट फोटो इससे ऊपर ही अच्छी लगती है। अगर आप अल्ट्रा वाइड या फिर मेन सेंसर से फोटोज को क्लिक करते हो तो आपका फेस ना फोटो में डिस्टॉर्ट हो सकता है, क्योंकि वो फोकल लेंथ पोर्ट्रेट्स के लिए नहीं बनी है। लेकिन 50 mm, 85 mm या फिर 100 mm ये पोर्ट्रेट्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है। इसलिए आपने देखा होगा फ्लैगशिप फोन में पोर्ट्रेट फोटोज बहुत अच्छी आती है, क्योंकि उसमें डेडिकेटेड एक टेलीफोटो लेंस मिलता है 5x या फिर 6x का, जो एक्चुअली यूजफुल है। इसके अलावा 100x या फिर 120x जूम ये किसी काम की चीज नहीं, इसको आपको नहीं देखना है, क्योंकि ना आप 100x पे पोर्ट्रेट्स क्लिक करोगे ना वो फोटो किसी काम की आएगी। तो ये ना सिर्फ डिजिटल जूम होता है, मतलब AI से फोटो को जूम कर देते हैं। आपको बस ध्यान देना ऑप्टिकल जूम पे, आपके पास ऑप्टिकली कितनी फोकल लेंथ है। अल्ट्रा वाइड लेंस आपको होता है ऑलमोस्ट 13 या 15 mm का, फिर आपको वाइड एंगल लेंस आता है 24 से 26 mm तक का, एंड फिर आपका एक टेलीफोटो लेंस होना बहुत जरूरी है, चाहे वो 3x हो 50 mm के आसपास का या फिर वो 5x हो जो कि 85 या फिर 100 के आसपास का होता है। बाकी ये मैक्रो कैमरा या फिर डेप्थ कैमरा वाला काम तो ऑलरेडी टेलीफोटो या फिर अल्ट्रा वाइड लेंस भी कर ही लेते हैं, तो इसके लिए डेडिकेटेड एक लेंस ऐड करना आई थिंक सेंस नहीं बनाता। अब देखो यहाँ तक आपने अपने फोन के लिए हार्डवेयर चूज कर लिया, अब बात आती है सॉफ्टवेयर की, क्योंकि बजट फोन्स में ना कैमरा का हार्डवेयर चाहे उतना स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन सॉफ्टवेयर फिर भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जब भी आप एक फोटो क्लिक करते हो तो वो फोटो आपको दिखने में 1 सेकंड तो लगता है, उस 1 सेकंड में ना आपका फोन उस फोटो में बहुत कुछ प्रोसेस करता है, जैसे शेडोज को लिफ्ट करना हो, हाईलाइट को मैनेज करना हो या फिर कलर्स को बैलेंस करना हो, व्हाइट बैलेंस वगैरह, ये सारी चीजें फोन अपने आप करता है, और ये सब ना आपका फोन 1 सेकंड में कर लेता है। आप कभी खुद ट्राई करना, फोटो क्लिक करना, तुरंत ही गैलरी पे क्लिक कर देना, आपकी फोटो थोड़ा सा टाइम लगी प्रोसेस होने में, एंड फिर आपको एक बहुत ही परफेक्ट फोटो दिखेगी। लेकिन जब आप कैमरा ऐप में फोटो क्लिक करते तब उतनी क्लियर फोटो को नहीं लग रही थी। तो इसलिए ना आपके फोन की प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बढ़िया फोटोज के लिए। अब ये डिपेंड करता है ब्रांड्स के ऊपर। अगर कोई ब्रांड स्पेशली कैमरा में बहुत काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी प्रोसेसिंग ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन अगर मान लो कोई ब्रांड जस्ट गेमिंग पे काम कर रहा है या फिर डिजाइन पे काम कर रहा है तो वो प्रोसेसिंग पे उतना ध्यान नहीं देंगे। जैसे आईफोन में भी सोनी का ही सेंसर आता है एंड बाकी एंड्रॉइड फोन में भी सोनी का ही सेंसर मिलता है, लेकिन फिर भी आईफोन अपनी फोटोज या वीडियोस को बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है। इसलिए किन्हीं भी 2 फोन्स में ना सेम सेंसर होने के बाद भी फोटो अलग आ सकती है, क्योंकि फाइनल आउटपुट ना सारा प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है। अब आपको एक कैमरा फोन खरीदते टाइम ऐसे ब्रांड्स चूज करने जो कैमरा के ऊपर अलग से काम कर रहे हो। जैसे वीवो कैमरा के डिपार्टमेंट में बहुत ही इनोवेशन करता है, उन्होंने जाइस के साथ भी पार्टनरशिप की है, एंड इवन उनके फ्लैगशिप फोन्स में अलग से एक डेडिकेटेड चिप मिलती है जिसका काम बस फोटोज या वीडियोस को प्रोसेस करना होता है। तो कहीं ना कहीं इनकी इतनी रिसर्च का बेनिफिट आपको इनके बजट फोन्स में भी दिखता है। सेम ओप्पो एंड रियलमी भी अपने फोन के कैमरा में काफी एफर्ट डालते हैं, लेकिन जैसे आईकू है, रेडमी है, पोको है, ये सारे फोन्स में परफॉर्मेंस बेस्ड फोन है, मतलब इनमें लोग गेमिंग ज्यादा करते हैं, तो इन्होंने अपने कैमरे के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया हुआ है, इन्होंने गेमिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। इसीलिए चाहे दोनों में सेम सेंसर भी लगाओ लेकिन फिर भी आपको रियलमी या फिर ओप्पो के फोन में ज्यादा अच्छी कैमरा क्वालिटी मिलेगी। अब एक और चीज जो बहुत फोन में आजकल स्कैम चल रहा है लिटरली, वो ये है कि आपके फोन में 3 कैमरा दिखाएगा, आपको वाइड भी है, अल्ट्रा वाइड भी है, लेकिन एक टेलीफोटो लेंस भी है, बट जैसे आप पोर्ट्रेट मोड में स्विच करोगे वहां पे आपका जस्ट 1x का लेंस यूज हो रहा है, क्योंकि आपके फोन में जो टेलीफोटो लेंस हो वो पोर्ट्रेट मोड को सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो मतलब आप पोर्ट्रेट बस 1x पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको 3x का ऑप्शन मिल भी रहा है तो वो कई बार क्या होता है कि डिजिटली जूम कर रहा होता है। तो इसलिए आपको अपने फोन में ये भी चेक करना चाहिए कि सारे जो फोकल लेंस उसमें मिल रही है, आपको 3 कैमरास मिल रहे हैं, वो आपके हर मोड में काम कर रहे हैं या फिर नहीं। सो अगर आपको अच्छे पोर्ट्रेट्स क्लिक करने तो मेक श्योर आपके फोन में टेलीफोटो लेंस जरूर से हो, एंड पोर्ट्रेट मोड में भी वो टेलीफोटो लेंस चलता हो। तो फोटोज के अलावा आजकल लोग अपने फोन का यूज बहुत ज्यादा करते हैं वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि सबको अब कंटेंट क्रिएटर तो बनना ही है। इसीलिए आप फोन खरीदते टाइम लोग फोटो की बजाय वीडियो टेस्ट करते हैं कि फोन में वीडियो कैसे रिकॉर्ड हो रही है। इसीलिए आपके फोन में मेक श्योर कि 4K 30 FPS तक रिकॉर्डिंग एटलीस्ट सपोर्ट हो रही है, एंड अगर 4K 60 मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। एंड हाँ, एक चीज और जरूर से चेक कर लेना, आपको जो अल्ट्रा वाइड है, टेलीफोटो एंड मेन है, मेक श्योर इन तीनों कैमरा में 4K रिकॉर्डिंग हो रही है। एंड अगर आपको व्लॉगिंग वगैरह भी स्टार्ट करें तो मेक श्योर आपके फ्रंट कैमरा में भी 4K रिकॉर्डिंग हो रही है। वैसे बजट फोन में आपको 4K 60 FPS नहीं मिलता है, चाहे उनका कैमरा कैपेबल हो भी, लेकिन फिर भी उनका प्रोसेसर उतना अलाउ नहीं करता है, एंड क्योंकि फोन ज्यादा हीट हो जाता है इसलिए 4K 60 वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हो जैसे ब्लैक मैजिक कैमरा, तो वहां पे आपको कुछ फोन में 4K 60 का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो एक बार वो चेक कर लेना। अभी रिसेंटली मैं नथिंग के फोन से शूट कर रहा था इस वाले से, एंड इसकी अपनी कैमरा ऐप के अंदर बस 4K 30 FPS रिकॉर्ड हो रहा था, बट जैसे मैंने ब्लैक मैजिक पे स्विच किया तो ये 4K 60 FPS का ऑप्शन दिखा। देखो अगर आपके फोन के कैमरा में स्टेबलाइजेशन है तो आपके फोन का सेंसर अपने आप आपके हाथ में थोड़ा जर्क आता है ना, फोन को हाथ में पकड़ते हुए, वो फिक्स कर देगा। अब देखो स्टेबलाइजेशन ना 2 तरीके का आता है, OIS एंड EIS। फ्लैगशिप फोन्स में आपको मिलता है OIS, मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। इसमें फिजिकली आपके कैमरा के सेंसर के अराउंड ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जो हल्की फुल्की मूवमेंट एंड शॉक्स को ना एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो आपके शॉक्स के अगेंस्ट मूवमेंट करता है, एंड इसी वजह से आपको फोटो एंड वीडियो काफी स्टेबलाइज मिलती है। लेकिन मोस्टली बजट फोन पे ना OIS नहीं मिलता, उन्हें मिलता है EIS, मतलब इलेक्ट्रॉनिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अब इसमें ना सेंसर पे फिजिकली कोई भी चीज नहीं लगी होती स्टेबलाइज करने के लिए, ये आपकी वीडियो फुटेज को ना क्रॉप करता है एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको
स्टेबलाइज करता है। जैसे आपने बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में देखा होगा, अगर आप फुटेज को स्टेबलाइज करते हो तो वो हल्की सी क्रॉप हो जाती है। ये सेम चीज EIS में आपका फोन अपने आप कर लेता है, बट इसकी दो दिक्कतें, एक तो आपकी वीडियो क्रॉप हो जाएगी एंड सेकंडली ये फोटो में काम नहीं करेगा। जब भी आप लो लाइट फोटोज क्लिक कर रहे हो, आपने बहुत ही कम शटर स्पीड को रखा हुआ है, वहां पे आपका OIS बहुत काम आएगा, लेकिन EIS वहां पे किसी काम का नहीं है। तो फोन लेते हुए हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारे फोन में जितने भी कैमरा उनमें OIS है या फिर नहीं। मोस्टली जो 30 से 35 हज़ार वाले फोन होते हैं उनके जो मेन कैमरा उसमें तो OIS मिलता ही मिलता है। बाकी अल्ट्रा वाइड कैमरा में आपका अगर स्टेबलाइजेशन नहीं भी है तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी वाइड है, उसमें आपकी हल्की फुल्की मूवमेंट्स तो दिखेगी भी नहीं। एंड अगर फोन में टेलीफोटो लेंस है तो उसमें भी स्टेबलाइजेशन हो, क्योंकि बिना OIS के आपको जो टेलीफोटो लेंस है वो किसी काम का नहीं है। आप जैसे फोन को जूम कर लोगे ना, आपकी हल्की सी मूवमेंट भी बहुत ज्यादा दिखेगी। अब इन सारी बातों के अलावा आजकल स्मार्टफोन ब्रांड्स अलग अलग ब्रांड के साथ कोलैब भी कर रहे हैं। जैसे Vivo अपने कैमरा Zeiss के साथ मिलकर बनाता है, Xiaomi ने अपने कैमरास के लिए Leica के साथ पार्टनर किया हुआ है एंड Oppo ने Hasselblad के साथ। अब ये Zeiss, Hasselblad, Leica ये ना कैमरा के मामले में बहुत ही पीक ब्रांड्स हैं। मतलब इनके कैमरास बहुत ही अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं। जैसे Hasselblad का कैमरा जो स्पेसशिप में भी गया था, Zeiss के लेंसेज मूवीज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं एंड Leica पॉपुलर अपने विंटेज कलर्स के लिए। तो इन ब्रांड्स के पास ना बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है कैमरास एंड लेंसेज बनाने का। तो अगर आपको किसी भी फोन के कैमरा में इन सबका कोलैबोरेशन मिल रहा है तो वो ज्यादा बेटर डील होगी, क्योंकि इनमें आपको बहुत सारे और भी कैमरा के फीचर्स मिलेंगे। इन सारे ब्रांड्स के ना डेडिकेटेड फिल्टर्स आपको मिलते हैं, फोटोज को प्रोसेस करने में भी इनका काफी हाथ होता है एंड कैमरास को इंजीनियर करने में भी इन ब्रांड्स की एक्सपर्टीज यूज होती है। अब इस वीडियो को देख के आपको काफी कुछ समझ आ चुका होगा, बट अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, मुझे कौन से फोन अच्छे लगते हैं कैमरा के लिए स्पेशली, तो जितने भी Vivo के फोन्स हैं, Motorola के फोन्स हैं या फिर Oppo के फोन्स हैं, इवन Realme के फोन्स में कैमरा बहुत ही अच्छा मिलता है। लेकिन जैसे Poco हो गया, iQOO हो गया, Nothing हो गया या Redmi हो गया, इन सारे फोन्स में ना कैमरा उतना फोकस नहीं होता। तो इन सबको आप अच्छे से कंपेयर करके देख सकते हो एंड कंपेरिजन करते टाइम आप बहुत सारी रिसर्च करो, बहुत सारी वीडियोस देखो। मतलब किसी एक वीडियो से अपना डिसीजन मत बनाओ, क्योंकि हो सकता है वो वीडियो किसी के पेड क्लास। बाकी अगर आप किसी भी फोन का कंपैरिजन या फिर रिव्यू देखना चाहते हो कैमरा का स्पेशली, तो कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो जरूर से लेके आऊंगा। एंड आपका फेवरेट फोन कौन सा है जिसमें कैमरा आपको परफेक्ट लगता हो, कमेंट करके वो भी बताना। एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।